अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Today we will discuss about how do proton helps in MR imaging। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन किस तरह एमआर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में हेल्प करता है। तो सबसे पहले प्रोटॉन जो हमारे पास है वो पॉजिटिवली चार्ज है। प्रोटॉन हमारे साथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और ये प्रोटॉन मुसलसल रोटेटरी मूवमेंट करता है, मतलब रोटेटरी मूवमेंट करता है इस तरह प्रोटॉन। तो जब ये प्रोटॉन रोटेटरी मूवमेंट में होता है तो ऐसे हम स्पिन कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है हमारे साथ और ये हमेशा ऑलवेज रोटेटरी मूवमेंट में होते हैं, तो हम ऐसे स्पिन कहते हैं। तो जब प्रोटॉन स्पिन मूवमेंट करता है तो ये अपने इर्द गिर्द एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, जब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है हमारे साथ और जब ये रोटेटरी मूवमेंट करता है तो ये अपने इर्द गिर्द एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। नॉर्मली हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रोटॉन जो है वो रेंडमली मूवमेंट करता है, मतलब रेंडमली मोशन में होते हैं। ठीक है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन पे हमारे बॉडी पे अप्लाई ना हो तो प्रोटॉन हमारे बॉडी के अंदर ये रेंडमली मूवमेंट में होते हैं। ठीक है, विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना हो तो प्रोटॉन हमारे बॉडी के अंदर रेंडमली मूवमेंट करता है। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करते हैं, मतलब ये कि जब हम पेशेंट को मैग्नेट बोर में प्लेस करते हैं तो फिर जो बॉडी के अंदर प्रोटॉन है वो अलाइन हो जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले प्रोटॉन रेंडमली मोशन में होते हैं। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये प्रोटॉन अलाइन हो जाना शुरू हो जाते हैं टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये प्रोटॉन अलाइन हो जाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ टू, one parallel and the second one is anti-parallel। ठीक है, एक पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन हो जाना शुरू करते हैं और दूसरा एंटी पैरेलल। ये पैरेलल डायरेक्शन में कौन से प्रोटॉन होंगे और एंटी पैरेलल में कौन से होंगे? पैरेलल में वो प्रोटॉन होंगे जिसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, नहीं, जिसकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो प्रोटॉन हमारे साथ पैरेलल होंगे, और जिस प्रोटॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो हमारे साथ एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ रेंडमली मोशन प्रोटॉन अलाइन हो जाना शुरू हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। अच्छा, अब पैरेलल कौन से होंगे? पैरेलल वो प्रोटॉन होंगे जिसकी एनर्जी हमारे साथ डिक्रीज होगी, और एंटी पैरेलल वो प्रोटॉन होंगे जिसकी एनर्जी हमारे साथ इंक्रीज होंगे। पैरेलल हमारे साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। ठीक है,
और एंटी पैरेलल हमारे साथ नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे। मतलब कि जब फोर्स ना हो, मीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना हो, तो हमारे साथ प्रोटॉन रैंडमली मोशन में होते हैं। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ ये प्रोटॉन बॉडी के अंदर ये पैरेलल और एंटी पैरेलल मोशन स्टार्ट करते हैं। ये हो गए पैरेलल जो पॉजिटिव साइड पे होंगे, और ये एंटी पैरेलल जो हमारे साथ नेगेटिव साइड पे होंगे। ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह है कि जब मतलब क्लास में टीचर ना हो तो बच्चे स्टूडेंट्स क्लास में इधर उधर भागते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुए हैं। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, मीन कि जब टीचर क्लास में आ जाता है तो हमारे साथ जो स्टूडेंट होते हैं वो सब अपने अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। इट मीन कि ये अलाइन हो जाना शुरू हो जाते, स्टूडेंट अलाइन हो जाना शुरू हो जाते, अपने अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। लेकिन इसमें बात स्टूडेंट होते कि वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। ठीक है, और बाज इस तरह स्टूडेंट होते कि जब टीचर क्लास में आ जाता है तो फिर भी वो कुछ शरारत करता है, तो वो एंटी पैरेलल होते हैं। इट मीन कि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव साइड पे होते हैं। और जो स्टूडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मीन कि जब टीचर आ जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वर्क एज अ टीचर, जब टीचर आ जाता है तो उसी की डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाना शुरू हो जाते हैं, मतलब पैरेलल, तो ये पॉजिटिव साइड पे होंगे। ठीक है, जब प्रोटॉन हमारे साथ अलाइन होते हैं अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे साथ रोटेट होते हैं। ठीक है, और इसी रोटेशन को हम स्पिनिंग कहते हैं। ये रोटेट भी हो जाते हैं और इसके साथ साथ इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो भी मूवमेंट करता है। ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे साथ एक कोन शेप को इस तरह बनाता है। ठीक है, इस तरह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक कोन शेप को हमारे साथ बनाता है। ठीक है, अब हमारे साथ कुछ वर्ड्स है, इसकी डिफिनीशन, मतलब कि उसको डिफरेंशिएट किस तरह कर लेंगे। एक है स्पिन। ठीक है, स्पिन हम कैसे कहते हैं, जब प्रोटॉन रोटेशन करता है, इट्स मीन रोटेशन ऑफ अ प्रोटॉन अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, जब प्रोटॉन अपने एक्सिस के अराउंड इर्द गिर्द मूवमेंट करता है तो ऐसे हम स्पिन कहते हैं। इस तरह ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये प्रोटॉन की मूवमेंट हो गई, मतलब ये इस तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे साथ स्पिन। अब हम प्रेसिजन को किस तरह डिफाइन कर लेंगे। प्रेसिजन हमारे साथ रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस itself under the influence of external magnetic field, जब इसी की एक्सिस की रोटेशन होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इसे फिर प्रेसिजन कहेंगे। किस तरह, ये हमारे साथ प्रेसिजन। ठीक है, ये हमारे साथ हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इस तरह जब वो प्रोटॉन इस तरह रोटेशन करता है, स्पिन करता है, तो ये हो गई हमारे साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन।
और ये जो प्रोटॉन होते हैं ये प्रेसिजन में क्या होता है कि रोटेशन ऑफ इट्स ओन एक्सिस, मतलब कि ये एक्सिस जो है ये रोटेशन करता है, ठीक है। प्रेसिजन में एक्सिस रोटेशन करता है और स्पिन में क्या करता है, स्पिन में प्रोटॉन इसी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह रोटेशन करेंगे, ये इस तरह सर्कुलर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिजन। तो मेन डिफरेंस क्या हो गई, मेन डिफरेंस ये हो गई कि स्पिन हमारे साथ प्रोटॉन की रोटेशन होती है, प्रोटॉन रोटेट होते हैं अराउंड दी एक्सिस, ठीक है। और प्रेसिजन में क्या होती है, प्रेसिजन में ये होती है कि इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इटसेल्फ मूवमेंट करता है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमारे साथ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसी की प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह डिफाइन कर लेंगे, नंबर ऑफ प्रेसिजन mean number of rotation of its axis around itself. So number of precision of a proton per second, ठीक है, नंबर ऑफ प्रेसिजन ऑफ अ प्रोटॉन पर सेकेंड इज कॉल्ड प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हुआ कि कितने प्रेसिजन मतलब कितने रोटेशन करता है पर सेकंड में, तो ये हमारे साथ हो गई प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी। और इसी प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। अब प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी की क्या अहमियत है, प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी हमारे साथ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी हमारे साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी हमारे साथ स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं। इसके क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जब हमारे साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो इसी की वजह से हमारे साथ क्या होगी, प्रेसिजन ज्यादा होगी। जब प्रेसिजन ज्यादा होगी तो हमारे साथ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी, मतलब कि रोटेशन पर सेकंड ज्यादा होंगे। तो जब प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी तो हमारे साथ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने से इसकी तो इससे हाइड्रोजन प्रोटॉन की प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। और इसी रिलेशनशिप को प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमारे साथ एक रिलेशन में एक्सप्रेस किया गया है, एक रिलेशनशिप में एक्सप्रेस किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, लार्मोर इक्वेशन, ठीक है। इसी प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हमारे साथ एक रिलेशनशिप में एक्सप्रेस किया गया है जिसे हम लार्मोर इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब यह है कि टेस्ला मशीन की बात कर रहा है, ठीक है। जब हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक मशीन है 0.3, दूसरा है 0.3 टेस्ला, दूसरा है 1 टेस्ला, एक और है 1.5 और इसके अलावा एक और 3 टेस्ला, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, तो जब ये टेस्ला जिसकी टेस्ला ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, बनिस्बत 0.3 टेस्ला, ठीक है। तो जब इसकी स्ट्रेंथ इट्स मीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक, जब इसकी स्ट्रेंथ मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि इसकी
प्रेसिजन ज्यादा होगी। ठीक है, जब प्रेसिजन ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ जब इसकी प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन प्रोटॉन की जो मेगाहर्ट्ज में वैल्यू है वो भी इसके साथ इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 3 टेस्ला की सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 1.5, 1 और 0.3 टेस्ला। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो जब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि टेस्ला ज़्यादा होगी तो उसके साथ प्रेसिजन ज़्यादा होगी, प्रेसिजन के साथ साथ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सब हमारे साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो लार्मर इक्वेशन को इसी प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशनशिप को हमारे साथ लार्मर इक्वेशन में जाहिर किया गया है। और लार्मर इक्वेशन हमारे साथ क्या है, W नॉट इज इक्वल टू गायरोमेट्रिक रेशो, ठीक है, B नॉट। अब हमारे साथ W नॉट क्या है, W नॉट हमारे साथ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हमारे साथ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, और B नॉट हमारे साथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम टेस्ला में मेजर करते हैं। ठीक है, और ये हो गई गायरोमेट्रिक रेशो। ठीक है, ये स्पेसिफिक पार्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिक है, ये गायरोमेट्रिक ठीक है। तो ये हो गई लार्मर इक्वेशन। इसी की वजह से हम प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं। जब स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो हमारे साथ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। कुछ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी और टेस्ला मशीन। ठीक है, टेस्ला में प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी को टेस्ला में मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो जब हमारे साथ फॉर एग्जांपल 1 टेस्ला मशीन है, 1 टेस्ला मशीन है, तो उसकी हमारे साथ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 42 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, जब हमारे साथ ये टेस्ला मशीन इंक्रीज मतलब कि 1.5 टेस्ला मशीन हो गया तो उसकी, जिस तरह मैंने यह बताया कि इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब हम टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं मतलब कि 1.5 से 1.5 टेस्ला मशीन करते हैं तो उसकी हमारे साथ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 64 मेगाहर्ट्ज। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को और भी बढ़ाते हैं मतलब कि 3 टेस्ला करते हैं तो उसकी हमारे साथ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी, 128 मेगाहर्ट्ज। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो इसके साथ हमारे साथ प्रेसिजन और प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू होते हैं, कुछ वैल्यू है 1.5 टेस्ला मशीन पे 42 मेगाहर्ट्ज, 1 टेस्ला पे 42 मेगाहर्ट्ज, 1.5 टेस्ला पे 64 मेगाहर्ट्ज और 3 टेस्ला पे 128 मेगाहर्ट्ज। तो ये मोस्टली एमसीक्यूज के लिए भी ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना है। और इस लार्मर इक्वेशन और प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये भी याद करना है कि इसकी प्रोपोर्शनल मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किस तरह है, और इसकी मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बॉन्ड किस तरह बना है। ठीक है, जिस तरह के लार्मर इक्वेशन के थ्रू इसकी रिलेशनशिप, इसका बॉन्ड बना है। ठीक है।